अर्थव्यवस्था के हमारे अपने टॉपिक के तहत आज हम सब लोग जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे उसमें आप ये 3 शब्द आप देख लीजिए। एक है आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एक है आर्थिक विकास यानी कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक है खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस। ये 3 शब्द इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए या अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए इनकी समझ बहुत ज़रूरी है। जैसे जीडीपी को आप पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे, और विकास शब्द बार बार चर्चा में आएगा। विकास के बाद फिर सतत विकास पढ़ेंगे आप सब। तो जब तक इन तीनों शब्दों का सही मतलब नहीं जान पाएंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए इन तीनों का स्पष्ट मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला एक शब्द है आर्थिक वृद्धि, या उसको मैंने लिखा है आर्थिक समृद्धि। एक शब्द है आर्थिक विकास और एक है खुशहाली। तो ये तीनों शब्दों का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से ये शब्द आए हैं और इनका क्या विकास चरण रहा है, इन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस टॉपिक में आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि पर बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है ग्रोथ। देखिए ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कह लीजिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ कह लीजिए, यानी कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि इसको कह लीजिए। समृद्धि शब्द कई जगह पे किताबों में मिलेगा, कई जगह पे वृद्धि शब्द मिलेगा। तो आखिर आर्थिक वृद्धि क्या है पहले इसे जानेंगे, फिर ये क्यों अधूरा तथ्य है, फिर विकास की ज़रूरत पड़ी, फिर विकास को छोड़ करके कुछ लोग खुशहाली मापन की बात करते हैं। तो इन चीज़ों पर बात होगी। ये थोड़ा सा उदाहरणात्मक टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स की या अर्थव्यवस्था की समझ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि या जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं बायोलॉजी का या जीव विज्ञान का एक शब्द है, जीव विज्ञान का, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो जीव विज्ञान में एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है ग्रोथ। तो ग्रोथ का संदर्भ जीव विज्ञान में होता है जैसे कोई बच्चा वृद्धि कर रहा है, मतलब समृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, उसका वजन कितना बढ़ा, या जो भी चीज़ें मापी जा सकती हैं। तो जीव विज्ञान का जो शब्द ग्रोथ है, ये किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि, किसी पौधे के आकार में वृद्धि, या किसी व्यक्ति या मनुष्य, जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके वज़न में कितनी वृद्धि हुई, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, इसको ये बताता है। तो यही शब्द इकोनॉमिक में या इकोनॉमिक्स में भी या भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आ गया। इसका यहाँ पर क्या मतलब उसको हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस ग्रोथ शब्द को समझ लीजिए, यानी कि ग्रोथ शब्द है जीव विज्ञान में जिसका प्रयोग किया जाता है, और ये ध्यान रखना एक मात्रात्मक शब्द है। मात्रात्मक मतलब कि क्वांटिटी जिसको आप कहते हैं, जिसमें हम मात्रा को माप सकते हैं। जैसे पहले इसको समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है या कोई लड़का है, चाइल्ड जिसको आप कह लीजिए, या लड़की है, तो कोई चाइल्ड है तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, उसका वजन कितना बढ़ा, इसको हम माप सकते हैं। यानी ये मात्रात्मक वृद्धि को दिखाएगा, इसलिए इसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, ग्रोथ। तो ग्रोथ शब्द का मतलब यही होता है कि हर वो चीज़ जिसको हम माप सकते हैं उसको हम ग्रोथ के तहत या उसके ग्रोथ के तहत उसको हम शामिल कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान का ग्रोथ शब्द ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर इसके लिए आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये ग्रोथ शब्द का मतलब क्या है इसको समझेंगे। अब इकोनॉमिक्स में आर्थिक वृद्धि का क्या मतलब है, तो देखिए एक चीज़ होते हैं आर्थिक मानदंड या आर्थिक मापदंड, जिनको आप पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसी भी आर्थिक मापदंड के जो अस्थिरांक हैं, अस्थिरांक का मतलब आप समझ लीजिए इंडेक्स एक प्रकार के, या वे अंक जो स्थिर नहीं होते हैं, जिनमें वृद्धि होती रहती है। अभी मैं इसको समझा दूंगा, परिभाषात्मक रूप में हिंदी में फिलहाल ऐसे ही मिलेगा कि जो आर्थिक मापदंड होते हैं उनके अस्थिरांकों को मापने वाला, उनके अस्थिरांकों को किसके द्वारा मापा जाता है, आर्थिक वृद्धि के द्वारा या आर्थिक समृद्धि के द्वारा मापा जाता है। क्योंकि ये शब्द हिंदी में काफ़ी कठिन हो जाएंगे, इसलिए मैं इनका भी उदाहरण के साथ आपको मतलब बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द जो है वो जीव विज्ञान के ग्रोथ शब्द से आप पहले समझिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है मात्रात्मक वृद्धि, जैसे किसी बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो जाए, वजन में वृद्धि हो जाए, इसी को इकोनॉमिक्स में शामिल कर लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी आर्थिक मापदंड और उसका स्थिरांक होता है। स्थिरांक का मतलब जो अंक होते हैं जिनमें बदलाव होता रहता है, ये उसको मापता है। तो आर्थिक मापदंड को जब कोई
आर्थिक मापदंड के स्थिरांकों की जो माप होती है उसी को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा इसको आप लिख लेना, जब आप उदाहरण से समझ लेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक आर्थिक मापदंड मैं आपको देता हूँ कि जैसे कोई किसान है, एक किसान को आप ले लीजिए, उसने किसी खास वर्ष में, मान लेते हैं कि उसने 2019 में अपने खेतों में 10 कुंतल अनाज या 10 कुंटल अनाज का उत्पादन किया, 10 कुंतल उसने गेहूँ उगाए। अब 2020 में उसका गेहूं का उत्पादन बढ़ करके 12 कुंतल हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि उसके गेहूं के उत्पादन में 20% की वृद्धि हो गई है, यही तो कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि 2 कुंतल उसने ज़्यादा उत्पादन किया है। तो यहाँ पर ये 20% क्या कहेंगे कि उसने जो है आर्थिक समृद्धि प्राप्त की है। यानी कि आर्थिक मापदंड यहाँ पर क्या है, गेहूं का उत्पादन या फसल का उत्पादन। और ये जो मात्रा दी गई है ये अंक हैं, यानी 10 कुंतल, 12 कुंतल, तो वृद्धि कितनी हुई, 20 कुंतल हुई। यानी कि आर्थिक वृद्धि शब्द में हम यही मापते हैं। अब ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया है कि गेहूं का उत्पादन, इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो वो सारे उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप इसको स्पष्ट तरीके से समझ लेंगे तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यानी आर्थिक समृद्धि को सबसे पहले समझना है आपको, तो एक चीज़ आपको जानना है कि ये क्या है, मात्रात्मक है, यानी कि ये मात्रा को मापती है। जैसे किसी खास वर्ष में सड़क नेटवर्क में कितनी वृद्धि हुई, इसको हम इससे माप सकते हैं। जैसे 2019 में जो सड़कें बनी और 2020 में कितनी वृद्धि हुई, हम बता देंगे कि सड़क नेटवर्क में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोई फर्म है, उसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे कोई फर्म है, मान लेते हैं वो 100 इकाई कोई वस्तु बनाती थी किसी खास वर्ष में, अगले वर्ष उसने 110 इकाई वस्तुएं बनाई, तो हम कहेंगे कि उसके कुल उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। तो सड़क नेटवर्क में वृद्धि हुई, फर्म के उत्पादन में वृद्धि हुई, या किसी किसान ने जो अनाज उगाया उसके अनाज में जो वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। और इसी आर्थिक समृद्धि को हम कैसे मापते हैं, जैसे एक आप सुनते होंगे जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप जैसे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि भारत की जीडीपी 5% वृद्धि कर रही है, 6% वृद्धि कर रही है, अमुक देश की 10% वृद्धि कर रही है। तो मान लेते हैं कि किसी ए देश की जीडीपी 100 है, 2019 में किसी दिए हुए वर्ष में 100 है, और अगर 2020 में वो 105 हो जाए तो हम कहेंगे कि जो जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत है, 5%। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आर्थिक जो समृद्धि है या आर्थिक समृद्धि का जो अवधारणा है वो क्या मापती है, वो मात्रात्मक अप्रोच रखती है। यानी कि वो देखती है कि किसी खास इलाके में, किसी खास सेक्टर में, फर्म में, या कोई किसान द्वारा या किसी कंपनी द्वारा या सड़क नेटवर्क, कुछ भी आप बता दीजिए, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और इसी को जब समग्र रूप से मापते हैं तो हम क्या कहते हैं, जीडीपी मापते हैं। और शुरुआती समय में, ध्यान रखना, शुरुआती समय में अर्थशास्त्री केवल आर्थिक समृद्धि को ही मापते थे। उनका मानना था कि जब आर्थिक समृद्धि होगी तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा, नागरिकों का कल्याण अपने आप हो जाएगा। वो एक लंबी बहस है जिस पर हम अभी बात करेंगे, अभी तो आप केवल इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्थिक समृद्धि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो शब्द है वो बायोलॉजी के ग्रोथ से ही प्रेरित है। जिस तरह से बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में ग्रोथ क्या मापता है कि वजन में क्या वृद्धि हुई है, आकार में क्या वृद्धि हुई है, लंबाई में क्या वृद्धि हुई है, चौड़ाई में क्या वृद्धि हुई है, यानी जिसको हम माप सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आर्थिक मानदंड हैं, आर्थिक जो मापदंड हैं, उन आर्थिक मापदंडों के जो अस्थिरांक हैं, अस्थिरांक का मतलब कि जो अंक हैं, या जो कह सकते हैं कि मैंने जो समझाया आपको कि अस्थिरांक का मतलब है कि वृद्धि घटती बढ़ती रहती है, तो उन अस्थिरांकों को मापने की जो विधा है या जो मापने की कला है उसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लेते हैं कि किसी खास वर्ष में सड़क नेटवर्क 100 था, अगले वर्ष वो 110 हो गया, तो हम कहेंगे सड़क नेटवर्क में 10% की वृद्धि हुई है, अनाज उत्पादन में इतने की वृद्धि हुई है, या फर्म के उत्पादन में इतने की वृद्धि हुई है, या जीडीपी में इतने की वृद्धि हुई है। तो ग्रोथ शब्द का मतलब ये होता है। अब देखिए, जो आर्थिक समृद्धि शब्द है ये ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे किसी देश की जीडीपी ऋणात्मक भी हो सकती है, या उत्पादन घट भी सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री इसका सकारात्मक अर्थ ही प्रयोग करते हैं, वो नकारात्मक वृद्धि
का प्रयोग बहुत कम करते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मक अवधारणा का ही प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आर्थिक समृद्धि क्या है। तो आर्थिक समृद्धि का फिर से एक बार सरल मतलब समझ लीजिए, ये मात्रात्मक होती है। इसमें हम ग्रोथ यानी कि मापन जिनका हो सकता है उन्हीं तत्वों को शामिल करते हैं। ये आर्थिक मापदंड के स्थिरांकों में होने वाली वृद्धि को मापती है। जैसे मैंने बताया कि सड़क नेटवर्क में अगर कोई वृद्धि होगी तो इसी में आएगी, या जैसे मैंने बताया उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो सकती है। इन सभी को हम आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि के तहत देखते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास शब्द या विकास जो शब्द अर्थशास्त्र में आया है उसकी लंबी यात्रा है, उस पर हम जरूर इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनका मतलब हम समझ लेते हैं। तो आर्थिक विकास का सरल मतलब यह है कि आर्थिक विकास मात्रात्मक यानी कि मात्रात्मक अप्रोच तो रखता ही रहता है, क्वांटिटी तो देखता ही देखता है, उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। यानी कि आर्थिक विकास को यदि समझना है तो आपको दो चीज़ें समझनी है कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अप्रोच को शामिल करता है। यानी कि क्वांटिटी, ये क्वांटिटी शब्द ना कहिए तो ग्रोथ मात्रात्मक है। यानी कि विकास शब्द जो इकोनॉमिक में एक शब्द है डेवलपमेंट, तो जो विकास शब्द है वो मात्रात्मक वृद्धि या ग्रोथ को तो देखता ही देखता है, उसके साथ साथ गुणात्मकता को भी देखता है कि उस देश के लोगों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, गुणात्मकता आई है या नहीं आई है। तो देखिए इसमें वृद्धि तो शामिल ही शामिल है, यानी आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि अपने आप शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मात्रात्मक अप्रोच तो है ही है, लेकिन ये गुणात्मक अप्रोच पर भी ध्यान देता है। यानी अगर हम कहें तो आर्थिक विकास में मात्रात्मक अप्रोच क्या है, आर्थिक वृद्धि। यानी कि बिना वृद्धि के तो विकास संभव ही नहीं है, जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। लेकिन वृद्धि होने के साथ साथ विकास हो जाए ये गारंटीड नहीं है। अब सोचेंगे ये कैसे, तो देखिए मान लेते हैं कि किसी खास देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा कुछ खास वर्ग को मिल रहा है, छोटे समूह को मिल रहा है, शेष समूह को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस देश में ग्रोथ तो होगी लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक शब्द लिखा जाता है कि वृद्धि के बिना विकास नहीं हो सकता, या विकास के लिए वृद्धि आवश्यक है, लेकिन हर बार वृद्धि हो, ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और विकास हो जाए ये गारंटीड नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इन चीज़ों पे चर्चा हम करेंगे। तो देखिए एक चीज़ आप समझिए, आर्थिक विकास में मात्रात्मक पक्ष तो शामिल ही शामिल है। जैसे कोई देश अपने नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर कब दे सकता है, जब उसके यहाँ उत्पादन बढ़े, उसके यहाँ GDP में विस्तार हो जाए, उसका व्यापार बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े, तभी तो वो गुणात्मक अप्रोच अपना सकता है। तो पहले तो आप आर्थिक विकास का मतलब समझ लीजिए, फिर हम उस डिस्कशन को पूरा करते हैं। देखिए आर्थिक विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। अब गुणात्मक पक्ष क्या होते हैं, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अतिरिक्त जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब होता है कि लोगों के लिए जीवन एक रहने योग्य जीवन स्तर या लिविंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। अब जैसे जीवन स्तर में ये सारी चीज़ें अपने आप शामिल हैं, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा। जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, जैसे पेयजल। इसके अलावा जैसे लैंगिक समानता और आय की समानता, यानी कि आर्थिक असमानता न्यूनतम होनी चाहिए, आर्थिक असमानता ना हो। तो मतलब ये है कि गुणात्मक जो पक्ष हैं वो ये हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ उस देश में स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पोषण का, जीवन स्तर का, स्वच्छ पेयजल, वहाँ पे लैंगिक समानता भी आ रही है, महिला पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं हो पा रहा है, आय की समानता आ रही है, लोगों के मध्य आय का वितरण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस देश में विकास हो रहा है। यानी विकास सिर्फ मात्रा को नहीं देखता है, वो मात्रा के साथ साथ गुणात्मकता को भी देखता है। तो वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द जो है वो केवल वो क्वांटिटी को देखती है, मात्रात्मक उसकी अप्रोच है। और इसकी क्या है कि मात्रा के साथ साथ गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब होता है कि मानव जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। जैसे शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, यानी स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हुआ है, पोषण वहाँ पर अच्छा है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, जैसे स्वच्छ पेयजल सभी लोगों को उपलब्ध है। बल्कि आजकल तो एक शब्द और इसमें आप जोड़ लीजिए, स्वच्छ ऊर्जा।
जैसे आप जब आगे पढ़ेंगे जो इंडेक्स बनते हैं, ध्यान रखना, चाहे वो मानव विकास सूचकांक हो, चाहे वो खुशहाली इंडेक्स हो, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, उन सबका कहीं ना कहीं संबंध विकास की अवधारणा से ही है, क्योंकि विकास की अवधारणा से ही वो सारे इंडेक्स विकसित किए गए हैं। देखिए, आर्थिक वृद्धि मापना तो बहुत आसान है, आर्थिक वृद्धि मापना बिल्कुल आसान कार्य है कि आर्थिक वृद्धि को हम कभी भी माप सकते हैं। जैसे किसी देश में, मैंने बताया कि किसी देश की जीडीपी मान लेते हैं कि 100 थी और अगले वर्ष वो 110 हो गई, तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि वहाँ की जो जीडीपी है उसमें 10% की वृद्धि हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों के जीवन स्तर में या सभी लोगों की आमदनी में क्या 10% की वृद्धि हुई या नहीं हुई? तो ये हम नहीं बता पाएंगे। ये कौन बताएगा? ये बताएगा विकास का पक्ष, कि वहाँ पे आय सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है, लैंगिक समानता है या नहीं है, या वहाँ पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है या नहीं है, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, पोषण, स्वच्छ ऊर्जा। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में भारत सरकार द्वारा इन सभी टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो तमाम सारी योजनाएं हैं। जैसे पोषण के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना है, शिक्षा के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील योजना पोषण से जोड़ सकते हैं। जीवन स्तर के लिए जैसे अभी आवास, अब जैसे जीवन स्तर में एक चीज़ आप और शामिल कर लीजिए, क्या कि आवास, तो आपने देखा होगा आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल के लिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है जिसके तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पेयजल की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जा रहा है, या हर घर को नल से जल योजना चलाई गई है, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति एक है, लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सेल्फी विद डॉटर जैसे बिहेवियर को चेंज करने वाले प्रोग्राम हैं, आय की समानता को बढ़ाने के लिए डीबीटी जैसे कॉन्सेप्ट आए हैं। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई है। तो आखिर ये सब कहाँ से आया है, ये विकास का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप विकास का मतलब समझ लीजिए, यानी विकास का मतलब क्या है कि जिसमें मात्रात्मक के साथ साथ हम गुणात्मक पक्ष को भी मापते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। और आर्थिक वृद्धि में क्या मापते हैं? सिर्फ और सिर्फ मात्रा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर आर्थिक विकास की जरूरत क्यों पड़ी हमको? तो इस टॉपिक को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आर्थिक विकास की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब अर्थशास्त्र का जन्म हुआ तो उस समय एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे, और शुरुआती अर्थशास्त्री यही मानते थे कि सिर्फ वृद्धि को माप लिया जाए, और वृद्धि यदि किसी देश में हो रही है तो विकास हो रहा है। यानी आप जानते हैं कि 1776 में जब अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, धीरे धीरे उसी समय के बाद औद्योगिकरण शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई और उत्पादन बढ़ा, फिर व्यापार होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित हुआ। तो उस समय एक ही चीज़ मापी जाती थी कि अगर किसी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 1960 से 70 का जो दशक था, ध्यान से समझना इसको, 1960 से जो 70 का समय था, और 70 से लेकर के बाद का भी समय, यानी सबसे पहले 60 से 70 के दशक में कुछ अर्थशास्त्रियों ने खाड़ी के देशों का उदाहरण दिया। आप जानते हैं गल्फ कंट्रीज़ होते हैं, खाड़ी के देश होते हैं, और खाड़ी के देशों में आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन होता है। तो हुआ क्या कि खाड़ी के देशों में, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ में उच्च आर्थिक वृद्धि तो हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे तेल के दाम की वजह से या तेल की वजह से खूब सारी आमदनी आ रही थी और आर्थिक वृद्धि तो हो रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। यानी खाड़ी के देशों में खूब सारा पैसा आ रहा था, लेकिन लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था। तो यहीं पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर काम करना शुरू किया कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि आर्थिक समृद्धि ठीक ठाक होने के बावजूद भी लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, या वहाँ पर समानता नहीं है, हिंसा ज़्यादा है, वहाँ का समाज बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य जैसे चीज़ें वहाँ पे अभी भी पिछड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों पर विचार शुरू हुआ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक भी विकसित किया। इन्होंने ही सबसे पहले इस बात पर जोर दिया था कि विकास शब्द को लेकर के चलना चाहिए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द है अपने आप में अधूरा है, और यहीं से ध्यान रखना, यहीं से एक इकोनॉमिक्स
चर्चा में आई जिसका नाम था वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यहीं से एक शब्द चर्चा में आया, इस शब्द को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और उस शब्द का मतलब क्या है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हिंदी में कहेंगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यानी हिंदी में अगर इसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे तो एक शब्द प्रयोग होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, किसी पीसीएस के ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अमर्त्य सेन को 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल किस लिए दिया गया था, तो वहाँ पे यही ऑप्शन था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआती समय में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को जब जन्म दिया, या एडम स्मिथ के द्वारा, या उन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, उस समय सारे अर्थशास्त्री यही मानते थे कि यदि वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, देश की आमदनी में वृद्धि हो रही है, तो बढ़िया है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा नहीं थी। लेकिन 60 से 70 के दशक में खाड़ी के देशों में खास करके इस बात पर देखा गया कि वहाँ पे आमदनी, जैसे पहले ये माना जाता था कि अगर किसी राष्ट्र की आमदनी उच्च है तो लोगों का जीवन स्तर अपने आप पे उच्च हो जाएगा। जैसे एक आप इसी में आप ध्यान रखना, इसी में एक सिद्धांत भी चलता था जो शिक्षा में भी चला है, उसको कहते थे फिल्टरेशन थ्योरी। शुरुआती अर्थशास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया था फिल्टरेशन थ्योरी। इनका मानना था कि जब देश प्रगति करेगा, देश में वृद्धि होगी, तो समृद्धि छन छन करके निचले वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। इसी फिल्टरेशन थ्योरी का शिक्षा में प्रयोग लॉर्ड मैकाले ने किया था बाद में, लेकिन फिल्टरेशन थ्योरी अर्थशास्त्र से ही निकल करके आई थी। जैसे एडम स्मिथ आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे, मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, या कह लीजिए बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। और उनका जो शुरुआती अर्थशास्त्रियों का जो समूह था वो यही मानता था कि वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो वृद्धि का लाभ अपने आप सभी लोगों को मिलेगा, और इसी को फिल्टरेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन 1960 से 70 के दशक में महबूबुल हक ने खास करके, और इसके अलावा कई अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि वृद्धि विकास, यानी वृद्धि होना विकास की गारंटी नहीं है। किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे विकास है, और यहीं से विकास शब्द गढ़ा गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द आया। और एक शब्द मैंने बताया ना कि चर्चा में आया, जिसका नाम क्या था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये मानता है कि वृद्धि एक अधूरा कॉन्सेप्ट है, राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र ये कहता है कि केवल वृद्धि नहीं देखनी है हमको, हमें किसी देश का आर्थिक विकास मापना है, और आर्थिक विकास मापते समय हम गुणात्मक पहलू पर भी नज़र रखेंगे। ये गुणात्मक पहलू वहाँ पर क्या है, इसको हम सब समझेंगे। और जैसे महबूबुल हक हो गए, भारत के एक अर्थशास्त्री थे, आप जानते हैं, या हैं अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिल चुका है, ये भी इसी शाखा से जुड़े हुए थे। तो महबूबुल हक, जैसे आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूबुल हक ने। तो मानव विकास सूचकांक विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आर्थिक समृद्धि एक अधूरा शब्द था, और वो देश की प्रगति का सूचक नहीं था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने का और प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इकोनॉमिक्स अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आती है। उसका कारण यही है कि वो इकोनॉमिक्स को भी अन्य विषयों की तरह ही पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि हम रट लेंगे या वन लाइनर पढ़ लेंगे या PDF कोई पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको विषय की समझ बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि ये लाइन आप लिख लेना, विकास के लिए, यानी आर्थिक विकास के लिए, विकास का मतलब आप आर्थिक विकास ही समझना, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये ध्यान रखना, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है या अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि जब तक नहीं होगी तब तक विकास कैसे हो सकता है? भाई, कोई वेलफेयर इकोनॉमिक्स या वेलफेयर स्टेट बनेगा, या वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पालन करने वाला कोई राज्य होगा, तो उसको अपने नागरिकों के वेलफेयर पे खर्च करने के लिए बड़े पैमाने पर धन चाहिए, और इसलिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है। यानी किसी देश में आर्थिक समृद्धि हो और आर्थिक विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि खाड़ी के देश में यही उदाहरण पहली बार देखा गया कि वहाँ पे आर्थिक समृद्धि तो थी लेकिन आर्थिक विकास नहीं था। यानी कि विकास के लिए वृद्धि आवश्यक है, लेकिन वृद्धि अकेले विकास का सूचक नहीं है। यही बात तो आपको समझनी है, और ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो जैसे मैंने बताया ना कि अगर किसी राष्ट्र की वृद्धि बहुत अच्छी हो रही हो, लेकिन वहाँ पे आय की असमानता हो, भ्रष्टाचार हो, काले धन की अवधारणा हो,
और धन का संकेंद्रण कुछ खास वर्गों के हाथ में ही हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे वृद्धि तो है लेकिन विकास नहीं है। और इसी अवधारणा की तरफ ध्यान दिलाया सबसे पहले महबूबुल हक जैसे अर्थशास्त्रियों ने, और वहीं से जन्म हुआ वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ वृद्धि पर ध्यान नहीं देना है। एक फर्म का उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है लेकिन कर्मचारियों के शोषण के दम पे, तो ये भी बेहतर नहीं है। किसी देश में खूब सारी वृद्धि हो रही है लेकिन वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर नहीं आगे बढ़ रहा है। जैसे समय समय पे आप ऐसी रिपोर्ट पढ़ते हैं, अभी 1-2 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 8 बड़े अमीरों के पास दुनिया की आधी संपत्ति है। विश्व के 8 जो टॉप के अमीर हैं उनके पास दुनिया की आधी संपत्ति है। तो ये क्या है? ये आर्थिक असमानता है, यानी किसी के पास बहुत सारा धन, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो आर्थिक विकास उस असमानता को कम करने का प्रयास करता है और ये वृद्धि की तुलना में, यानी कि ये वृद्धि की तुलना में विकास को वरीयता देता है। और वृद्धि, फिर भी ध्यान रखना, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है और खाड़ी के देशों में इसकी पहले दर्शन हुए और वहीं से आर्थिक वृद्धि को या आर्थिक विकास को मापने के लिए तमाम सारे अर्थशास्त्रियों ने प्रयास किए और उनमें महबूबुल हक प्रथम है। तो वृद्धि और विकास की जो मैंने व्याख्या की उसके आधार पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये 3 प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। ये 3 स्थितियाँ आपको तमाम देशों में दिख सकती हैं। तो वृद्धि विकास का संबंध मेरी समझ से आप समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमी की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स आप तभी समझ पाएंगे, जैसे आप सोचते होंगे ये इंडेक्स क्यों बनते हैं भाई, आप पढ़ते हैं खुशहाली सूचकांक, इसके अलावा HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अलावा आप पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और तमाम सारे इंडेक्स वो यहीं से जुड़े हैं। ये इंडेक्स क्या है? एक प्रकार के सूचकांक हैं, मापते हैं कि किसी देश में विकास की क्या स्थिति है, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, आर्थिक विकास और जो वृद्धि है उसके आधार पे 3 स्थितियां बन सकती हैं। जैसे कुछ ऐसे देश आपको विश्व में मिलेंगे जहां पे उच्च विकास और उच्च वृद्धि दोनों साथ साथ दिखेंगी। जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां वृद्धि भी उच्च है और विकास भी आपको उच्च मिलेगा। तो तमाम दुनिया के विकसित देशों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे उच्च वृद्धि के बावजूद भी कम विकास होता है। जैसे भारत पिछले कुछ सालों में बहुत तीव्र वृद्धि करने वाला देश रहा है, लेकिन विकास के मोर्चे पर हम सब पीछे हैं। जैसे कुछ उदाहरण से आप समझिए, जैसे भारत अभी कुछ दिन पहले दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन मानव विकास सूचकांक में जब हम पढ़ते हैं तो वो 130वें स्थान पे या इस तरह से रहता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वो बहुत नीचे रहता है। भुखमरी सूचकांक में वो 100 या उससे पार ही रहता है। तो मैं अभी कोई एक ईयर का सूचकांक आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले GDP के आधार पे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था और PPP के आधार पे भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। रक्षा खरीदार के मामले में विश्व में आमतौर पे पहले नंबर पर रहता था, पिछली बार वो दूसरे पे आ गया था। तो बहुत सारे ऐसे आपको मतलब पैमाने दिखेंगे जहाँ पर भारत कई मोर्चों पर बहुत तेज़ वृद्धि कर रहा है। भारत की विकास दर पिछले कुछ सालों में, अभी एक साल पिछला छोड़ा जाए तो 7% या उससे अधिक रही है, जो कि तमाम बड़े देशों में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद भी जब विकास के पहलू पर हम भारत को देखेंगे तो ये पाएंगे कि अभी यहाँ पे विकास की स्थिति बहुत न्यून है। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पर वृद्धि तो कम होगी लेकिन विकास ज़्यादा होगा। मतलब वो लोग अपनी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ देश ऐसे होते हैं जो GDP की तुलना में, वृद्धि की तुलना में कई देशों से नीचे होते हैं, लेकिन वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आवास पे या जो है पोषण पे, जीवन स्तर पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जैसे खाड़ी के देशों में मैंने बताया था कि एक समय उच्च वृद्धि थी लेकिन विकास नहीं था। इसी तरीके से कुछ ऐसे देश मिलेंगे जो कम वृद्धि के बाद भी विकास के पहलुओं पर काफ़ी आगे रहते हैं। जैसे कई सूचकांक आप देखेंगे तो उसमें भारत के पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका है या भूटान है या मालदीव हैं, वो भारत से काफ़ी ऊपर हैं विकास के सूचकांकों में। तो क्यों? GDP के आधार पे तो वो छोटे हैं, वहाँ की वृद्धि भी हो सकता है कम हो, लेकिन वो विकास के पैमाने पर बहुत ही आगे हैं। तो विकास और वृद्धि की अवधारणा क्या है और क्यों दोनों अवधारणाओं को संतुलित करने की जरूरत पड़ी? तो विकास दोनों को सम्मिलित करता है, यानी कि विकास में क्या होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों अप्रोच होती है, और जो वृद्धि होती है वो सिर्फ मात्रा को मापती है। तो विकास शब्द या आर्थिक विकास शब्द मेरी समझ से आपको बेहतर क्लियर हुआ होगा और इसकी अवधारणा भी बन जाएगी। अब इसी अवधारणा के आधार पर आप जानते हैं ये क्या बना था, मानव विकास सूचकांक। तो उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक है आपका मानव विकास सूचकांक। अब इसी विकास के टॉपिक को या आर्थिक विकास के टॉपिक में आपको मैं एक चीज़ और यहीं पर बताता हूँ। एक आप जानते हैं बड़ा ही प्रसिद्ध सूचकांक जारी होता है HDI,
यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कहीं कहीं पर एक शब्द आपको मिलेगा HDR, तो आप परेशान ना होना, उसको आप कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जब वृद्धि शब्द बहुत चर्चा में रहा, फिर विकास शब्द चर्चा में आया, तो मैंने बताया कि विकास शब्द या वेलफेयर इकोनॉमिक्स शब्द या वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अवधारणाओं को गढ़ने में महबूबुल हक का बहुत योगदान रहा। और उसके बाद तमाम अर्थशास्त्रियों के समूह ने और ख़ास करके यूएन ने, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये प्रयास किया कि हम विकास शब्द को परिभाषित करें और सारे राष्ट्रों को विकास शब्द या आर्थिक विकास शब्द को ही अपनाने पर हम बल दें। तो फिर एक सूचकांक विकसित किया गया जिसका नाम था मानव विकास सूचकांक। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता भी है, आप सब उसको करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो मानव विकास सूचकांक क्यों जारी किया गया और इसमें कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों पहलुओं को मापते हुए आर्थिक विकास की अवधारणा को मापा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके कुछ अवधारणात्मक कुछ बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था, तो आप जानते हैं कि महबूबुल हक ने इसको विकसित किया था। और 1990 में पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया, या HDR पहली बार जारी की गई। जारी कौन करता है, यानी कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो आप ध्यान रखना, इस इंडेक्स को UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। आप इसको जरूर पॉइंट कर लेंगे, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुख्य परीक्षा में भी इनसे संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं। तो मानव विकास सूचकांक महबूबुल हक ने जारी किया, विकसित किया, 90 में जारी हुआ। और जारी करता यानी कि कौन जारी करता है, तो यूएन की ही एक ब्रांच है, यूएन की एक शाखा मान लीजिए, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। और इसमें 3 प्रमुख संकेतक हैं। संकेतक को आप ये कह सकते हैं कि पैरामीटर या इंडिकेटर्स आप कह लीजिए, इंडिकेटर सब ज़्यादा अच्छा है, कि जिसके आधार पर ये सूचकांक जारी होता है। तो इसमें 3 संकेतक हैं, क्या, शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन स्तर। तो ये तो बेसिक बातें हैं कि ये मानव विकास सूचकांक किसने जारी, मतलब किसने विकसित किया, महबूबुल हक ने इसको विकसित किया 90 में। और जारीकर्ता कौन है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसके संकेतक कौन कौन से हैं, एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य और एक है जीवन स्तर। हो सकता है अगर आपने बहुत सरल बुकें पढ़ी हो तो ये शब्द आपको अलग से लग रहे हों, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि प्रति व्यक्ति आय डॉलर में, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में पहले साक्षरता मापी जाती थी, अब साक्षरता के स्थान पे 2 अन्य पॉइंट जारी किए जाते हैं, तो उन पे मैं चर्चा कर लूँगा। ये पहली चीज़ आप समझ गए होंगे कि कौन जारी करता है, किसने विकसित किया था, और संकेतक। जैसे ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा HDI का संकेतक नहीं है, तो ये 3 संकेतक हैं। अभी कैसे हैं ये मैं आपको बता दूंगा। शिक्षा में क्या देखते हैं, स्वास्थ्य में क्या देखते हैं, जीवन स्तर में क्या देखते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको आप जान लीजिए, फिर मैं तीनों संकेतकों को अलग अलग अभी आपकी व्याख्या या उनकी व्याख्या में करता हूँ। तो HDI का विकास किसने किया, क्लियर हैं आप सब। उसके बाद उसकी और बातें कर लेते हैं। ये 2 नाम मैंने लिखे, इनको आप जरूर पॉइंट कर लेना। मानव विकास सूचकांक को विकसित करने में 2 अन्य लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक उसमें से इंगे कौल हैं और एक अमर्त्य सेन है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया है। यानी मानव विकास सूचकांक विकसित किसने किया है, महबूबुल हक ने किया है। लेकिन इस सूचकांक को विकसित करने में 2 अन्य लोगों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इसके लिए पूरे कई सारे अर्थशास्त्रियों का समूह था, लेकिन ये 3 नाम आप याद रखना। एक तो महबूबुल हक है, एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, अमर्त्य सेन हैं, और एक इंगे कौल हैं। और आधार क्या है ये मैंने आपको बताया, इनकी मैं अभी व्याख्या कर दे रहा हूँ कि 3 आधार हैं। और इसमें 0 से 1 तक अंक होते हैं। ध्यान रखना, इसमें 0 से 1 तक अंक होते हैं, जिनको दशमलव के 3 अंकों तक व्यक्त किया जाता है। जो देश 1 के जितना करीब होगा वहाँ पर उतना ही ज़्यादा उच्च मानव विकास होगा, और जो 0 के आसपास या 0 के जितना नज़दीक होगा वहाँ उतना ही निम्न मानव विकास सूचकांक होगा। और 0 से 1 अंक के आधार पर देशों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे उच्च मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। तो ये भी आप देख लेना एक बार। जैसे जिन देशों का सूचकांक 0.80 से अधिक होता है, 0.800 से अधिक होता है, वो देश उच्च मानव विकास सूचकांक में आते हैं। तो या फिर जैसे 0.5 से 0.799 तक ये मध्यम में आते हैं, और फिर 0.5 से नीचे यानी कि 0.499 कह लीजिए, ये निम्न मानव विकास सूचकांक में आते हैं। तो 3 कैटेगरी, जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत मानव विकास सूचकांक
में किन देशों में आता है? उच्च वाले में आता है, मध्यम में आता है या निम्न में आता है? तो आप बता सकते हैं कि भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। उसका इंडेक्स जो होता है वो 0.6 से ज़्यादा ही रहता है, लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रैंक उतनी अच्छी नहीं बढ़ती, लेकिन इंडेक्स में भारत ने काफ़ी सुधार किया है। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि मानव विकास के आधार पे जो देश होते हैं उनको कितने भागों में बांट दिया जाता है? उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई देश 0.499 सूचकांक, मतलब इस सूचकांक से नीचे है तो उसको निम्न मानव विकास वाला देश कहेंगे, और 0.499 से ऊपर यानी कि 0.500 से 0.779 के बीच है तो उसको मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश कहेंगे या मध्यम मानव विकास। और अगर वो 0.8 से ऊपर है, 0.800 से ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे कि वहाँ पर मानव विकास की स्थिति क्या है? उच्च है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि एग्जाम में कभी आए तो आपको याद रहे। तो 3 पैरामीटर्स या 3 इंडिकेटर्स जो हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं, कौन कौन से संकेतक हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी होता है। तो देखिए इसमें एक चीज़ है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए देखिए पहले क्या करते थे कि साक्षरता देखते थे कि किसी देश की साक्षरता क्या है, लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक देखा जाता है कि जो 25 वर्ष की उम्र है, उम्र तक पढ़ाई के जो साल हैं, या कह लीजिए कि 25 साल की उम्र तक, इसको ये समझ लीजिए इस तरह से कि एक इसमें शिक्षा में 2 चीज़ें इसमें अब देख रहे हैं नए पैमाने में। पहले देखते थे केवल साक्षरता, नए पैमाने में देख रहे हैं 2 चीज़ें। एक देखते हैं कि 25 साल की उम्र तक जो अध्ययन के वर्ष रहे हैं, सरल भाषा में यानी 25 साल की उम्र तक जो अध्ययन के वर्ष रहे, यानी कि किसी देश में 25 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति कितने समय तक अध्ययन कार्य में रहता है या वो पढ़ता है, सरल भाषा में। और एक उसमें देखते हैं स्कूलिंग के औसत वर्ष, स्कूलिंग के औसत वर्ष कि वहाँ पे जो स्कूल बच्चे जाते हैं वो औसतन कितने वर्ष तक स्कूल में बिताते हैं। यानी कि एक तो मापते हैं इसमें कि 25 साल की उम्र जब पूरी हो जाएगी तो आपने कितने समय तक, उन 25 साल में कितने समय तक आपने शिक्षण या शिक्षा क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है। और दूसरा उसमें स्कूलिंग के औसत वर्ष देखते हैं। तो पहले की तुलना में यहाँ पे पैमाने थोड़े से चेंज हो गए। पहले साक्षरता मापते थे, तो एक संकेतक है शिक्षा और दूसरा संकेतक क्या है? दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब है, स्वास्थ्य में यहाँ पर देखते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जन्म के समय संभावित जीवन की जो आयु अवधि होती है उसको, मतलब जीवन प्रत्याशा का बहुत सरल मतलब अगर लेंगे तो मतलब ये है कि औसतन कोई व्यक्ति कितने वर्ष मतलब जो है जीवन जीता है, इसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है एक शब्द कि जन्म के समय औसत संभावित आयु, यानी कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी संभावित औसतन आयु क्या है। देखिए जीवन प्रत्याशा का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। जैसे किसी देश में जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो जीवन प्रत्याशा अपने आप बढ़ जाती है। जैसे भारत की जीवन प्रत्याशा अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद लगातार बढ़ी है, और जिन देशों में स्वास्थ्य बहुत अच्छा है वहाँ की जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो वहाँ के लोग औसतन ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं। तो जीवन प्रत्याशा इसमें देखते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें जो मैंने बताई थी कि एक पॉइंट लिखा था कि जीवन स्तर, तो जीवन स्तर में यहाँ देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, और वो आय वो देखते हैं अमेरिकी डॉलर में, वो आय वो देखते हैं अमेरिकी डॉलर में। इसलिए कि अगर अलग अलग देश अपने आय के आंकड़े देंगे तो उनकी मुद्राओं में, उनके मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है, तो एक रूपता नहीं आ पाएगी। तो 3 चीज़ें इसमें देखते हैं, यानी एक चीज़ शिक्षा देखते हैं जिसमें साक्षरता की जगह पे एक तो अब 25 साल की उम्र तक जो अध्ययन के वर्ष रहे हैं उनको देखते हैं, और स्कूलिंग के औसत वर्ष देखते हैं। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, और जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, और इस आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है आपके एग्जाम के लिए। इसको क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको तैयार रखनी है। और ये सूचकांक इसीलिए आया था क्योंकि ये माना गया कि केवल, जैसे देखिए इसमें प्रति व्यक्ति आय एक पक्ष है जो मात्रात्मक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय होगी, मात्रात्मक जरूर है, लेकिन जब आपके पास प्रति व्यक्ति आय आपकी अच्छी होगी, आपको आय मिलेगी, तो आपका जीवन स्तर अपने आप उच्च हो जाएगा। तो दूसरा इसमें देखते हैं कि वहाँ जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा से पोषण स्वास्थ्य का अपने आप पता चल जाएगा। अगर किसी देश में पोषण स्वास्थ्य का स्तर उच्च है तो जीवन प्रत्याशा वहाँ ज़्यादा होगी।
और अगर वो स्तर कमज़ोर है तो जीवन प्रत्याशा कम होगी। और शिक्षा को चेक करते हैं तो 3 आधार पे हमारा मानव विकास सूचकांक जारी होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि जैसे शब्दों को समझने के बाद तीसरा एक शब्द है, इसको भी हम सब इसी टॉपिक में ही या इसी के साथ समझ लेते हैं, और वो शब्द है खुशी, या उसको आप कह लीजिए खुशहाली। अंग्रेजी में एक शब्द है हैप्पीनेस। तो खुशी और खुशहाली शब्द भी बड़ा चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है? उसका एक कारण था। हुआ ये कि यूएन में जब सारे देश विकास वृद्धि में उलझे हुए थे, उसी समय हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक छोटा सा देश है भूटान। तो भूटान ने जब सारे देश जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पे जो है अपनी बातें कर रहे थे, तो उसने जीएनएच का कॉन्सेप्ट दिया। जीएनएच मतलब ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, यानी जैसे हम मापते हैं या हम जैसे मापते हैं जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, वैसे भूटान ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट का या उस अवधारणा का नाम क्या था? जीएनएच, यानी कि ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। और भूटान ने कहा कि हम अपने देश में सिर्फ जीडीपी नहीं मापेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप जानते हैं, ये क्वेश्चन खूब सारे एग्जाम में आया है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भूटान। सकल, इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। तो एक इंडेक्स भूटान ने अपने लिए जारी किया या अपना बनाया, जिसको नाम क्या दिया गया? जीएनएच, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। ये क्वेश्चन आप मतलब इसका फेस किए होंगे या फेस करेंगे, आगे एग्जाम में जाएंगे कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को सूचकांक अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? भूटान। इसके बाद यूएनओ में एक बैठक इसी विषय पर हुई और भूटान को उसकी अध्यक्षता दी गई कि हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बाद एक तीसरे पक्ष पे बात करें, और वो पक्ष क्या है? खुशहाली, यानी कि हैप्पीनेस। तो भूटान ने इस बात को अपनाया और भूटान ने इसको मापने के लिए 4 चीज़ों का प्रयोग किया। आप पॉइंट कर लेना इन चीज़ों को। भूटान ने अपने देश में जीएनएच को मापने के लिए 4 पैरामीटर्स या 4 इंडिकेटर्स बनाए। एक क्या कि उच्च वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय, यानी कि एक पैरामीटर उसने बनाया उच्च वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय। उच्च शब्द भी लगा हुआ है, वास्तविक भी लगा हुआ है। मतलब कई बार प्रतिव्यक्ति आय उच्च हो सकती है इन्फ्लेशन के कारण या अन्य कारणों से, वो नहीं, वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय वो भी उच्च। दूसरा उसने क्या कहा? प्रशासन। प्रशासन कैसा है किसी देश का? जैसे आमतौर पे एक आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पूरे दिन में, पूरे जीवन काल में प्रशासन से रूबरू होता है, और प्रशासन का बिहेवियर कैसा है, प्रशासन की प्रवृत्ति क्या है, इससे हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रशासन भ्रष्टाचारी हो, निरंकुश हो, टाल मटोल वाले नेचर का हो, लाल फीताशाही वाला हो, तो लोग स्वाभाविक चिढ़ रखते हैं सरकार के प्रति या प्रशासन के प्रति। तो ऐसी स्थिति में उनकी हैप्पीनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि प्रशासन पारदर्शी है, अकाउंटेबल है और जिम्मेदार है, सिंपल है, मोरल है यानी नैतिक है, सरल है, तो लोग ज़्यादा खुशहाली का अनुभव करेंगे। आप किसी ऑफिस जाइए, आपको कोई काम करवाना हो, कोई साइन करवाने हो, आसानी से हो जाए, आप प्रसन्न होंगे। आपको परेशान कर दिया जाएगा, आप दुखी होंगे। तो प्रशासन को भी भूटान ने माना कि ये बहुत एक मानक हो सकता है। उसके बाद भूटान ने पर्यावरण संरक्षण को पर बल दिया कि जीएनएच में पर्यावरण संरक्षण को भी मापना होगा। पर्यावरण संरक्षण का मतलब जैसे आप देख रहे हैं आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण हमारे जीवन में काफ़ी तनाव आ जाता है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण हम नुकसान झेल रहे हैं, तो वो भी हमारी खुशहाली पर फर्क डालता है। और चौथी चीज़ भूटान ने मापी संस्कृति संवर्धन, कि वहाँ पे कल्चरल जो संवर्धन है या उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रोग्राम हो सकते हैं। तो भूटान ने जब जीएनएच का कॉन्सेप्ट दिया, पहले तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। और उसने ये जो जीएनएच अपनाया वो इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर अपनाया, और यहीं से खुशहाली शब्द पूरे विश्व में चर्चा में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, खुशहाली कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको मापा जा सके। हैप्पीनेस कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिसको आप माप सकते हैं। ये एक प्रकार का भाव है, ये एक प्रकार का भाव है कि हम खुश महसूस करते हैं या खुश महसूस नहीं करते हैं। इसका मूल्यांकन व्यक्ति के जीवन से हो सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, एक खुशहाली सूचकांक जारी होता है, वर्ल्ड WHR कहते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 20 मार्च को खुशहाली, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाते हैं और उसी दिन ये जारी होता है। तो आखिर इसको जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझेंगे कि जो खुशहाली है वो एक भाव है।
जैसे मैंने बताया कि भूटान ने प्रशासन को माना कि खुशहाली का एक अंग है। तो जैसे कोई व्यक्ति प्रशासन से रूबरू होता है तो वो प्रशासन को लेकर के कैसा भाव रखता है? यदि वो दुखी है कि नहीं प्रशासन भ्रष्ट है, प्रशासन बहुत ही लाल फीताशाही वाला है, बहुत देर वाला है, बहुत देर में काम करता है, तो क्या होगा? उसके मन में कैसा भाव आएगा? दुख का भाव आएगा। यदि प्रशासन अच्छा हो जाए तो सुख का भाव आएगा। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, प्रकृति अगर मिले तो हम खुश महसूस करते हैं। अधिक धूप, अधिक प्रदूषण में हम दुखी महसूस करते हैं। तो विकास तो चल रहा है, लेकिन क्या विकास के साथ साथ खुशहाली हमारे जीवन में आ रही है? इस भाव को भी समझने के लिए खुशहाली का कॉन्सेप्ट आया। तो खुशहाली क्या है? एक भाव है। और एक चीज़ इसको समझाने में दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ कि हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं। हमारे जीवन में दो पहलू होते हैं। एक हमारे जीवन का भौतिक पहलू होता है और एक होता है गैर भौतिक पहलू। एक हमारे जीवन का कैसा पहलू होता है? भौतिक पहलू। भौतिक पहलू का मतलब है कि हम कमाते हैं, हम धन अर्जित करते हैं, उत्पादन करते हैं, घर बनवाते हैं, कार लेते हैं, एयर कंडीशनर लगवाते हैं, या साइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तमाम सारे साधन खरीदते हैं। तो ये कौन सा पहलू है? ये भौतिक पहलू है। ये भौतिक पहलू है। यानी खुशहाली को समझने के लिए आपको इस पहलू पे जाना पड़ेगा। तो जो हमारे जीवन का भौतिक पहलू है ये आवश्यक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भौतिक प्रगति से आप हमेशा खुश ही रहें। तो दूसरा जो हमारा पहलू होता है वो कौन सा पहलू होता है? गैर भौतिक पहलू होता है। अब इसमें क्या आता है? जैसे इसमें धर्म आता है, इसमें संस्कृति आती है, इसमें आध्यात्म आता है, इसमें पर्यावरण भी आ सकता है। पर्यावरण कैसा है? अब देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी देश में धार्मिक हिंसा होती हो, धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ते हों। जैसे आजकल आप देखते हैं विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर, विभिन्न भाषणों में, रैलियों में लोग धर्म के आधार पर लड़ते हैं। तो एक आम आदमी जब सोशल मीडिया पर या अन्य मंचों पर देखता है ऐसी चीज़ें तो उसके मन में दुख होता है देख करके। वो भले ही उस पर कुछ रिएक्ट ना करे लेकिन उसको कष्ट होता है। लोग जाति के आधार पर लड़ते हैं, लोग समूह के आधार पर लड़ते हैं। तो अगर किसी देश में धार्मिक आधार पे खुलापन हो, धार्मिक सर्वधर्म संभाव जैसी अवधारणाएं हों, एक दूसरे के धर्म को इज्जत देने की अवधारणाएं हों, तो वो देश ज़्यादा खुशहाल होगा। किसी देश में अगर विभिन्न संस्कृतियों को समरूप समझने वाला भाव हो, सबकी विविधता को सम्मान करने वाला भाव हो, तो वो देश ज़्यादा खुश महसूस करेगा। और इसके विपरीत अगर होगा तो खुश नहीं महसूस करेगा। जैसे तमाम देश आप देखते हैं जहाँ पर धार्मिक टकराव बड़े उग्र हैं और ऐसे देश खुशहाली सूचकांक में बहुत ही नीचे हैं। इसके अलावा आध्यात्म एक पहलू हो सकता है, पर्यावरण एक पहलू हो सकता है। तो खुशहाली इसी गैर भौतिक पहलू को मापने का प्रयास करती है। यानी खुशहाली कहती है कि हम इसी गैर भौतिक पहलू को मापें, और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास के साथ साथ खुशहाली का होना बहुत आवश्यक है। तो खुशहाली एक भाव है। और ये तीसरी अवधारणा है वृद्धि, फिर विकास, फिर तीसरा कौन? खुशहाली। और भूटान जैसे छोटे देश ने इस खुशहाली के विचार को पूरे विश्व के सामने चर्चा में ला दिया। तो गैर भौतिक पहलू पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि मनुष्य सिर्फ मशीन नहीं है कि भौतिक पहलू में उलझा रहे। तो खुशहाली या हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आया है, और हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को भूटान ने विश्व के सामने लाने का प्रयास किया पहली बार, और वहाँ से ये आया है। और इसी से जुड़ा हुआ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है वो यहाँ से जुड़ी हुई है। तो देखिए, ये अवधारणा है। जब आप इसको समझ लेंगे तो ऐसी रिपोर्ट पढ़ने में आपको बड़ा आनंद आएगा, और आप समझेंगे भी कि आखिर ऐसी रिपोर्ट क्यों जारी होती है। इसके बाद हैप्पीनेस रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी, तो इसको जरूर ध्यान रखना, और इसको हर साल जब भी आए तो इसके डाटा आप तैयार रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि हैप्पीनेस को फिर मापने के लिए विश्व स्तर पर चर्चा जब आई, भूटान ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया, तो उसके बाद फिर यूएन ने भी इस पे काम किया, और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट भी इस पर जारी होती है। तो एक रिपोर्ट जारी होती है जिसको हम कहते हैं WHR, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आप ध्यान रखना। तो एक ये भी डाटा है, ध्यान रखना। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी इसको कहते हैं। ये कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। तो ये भी आप एक डाटा जोड़ लेना। तो WHR यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? एक संस्थान है SDSN, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। आप ध्यान रखना, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। देखो, जब भी कोई इंडेक्स पढ़िए उसका जारी करता अवश्य आपको पता होना चाहिए। जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो कई बार 4 स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा गलत है, कौन से सत्य हैं, इस तरह से करके, तो यहाँ समझना पड़ेगा।
तो WHR जो जारी करने वाला संस्थान है उसका नाम है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसके 6 मानदंड होते हैं, 6 इसके इंडिकेटर्स हैं या 6 इसके पैरामीटर्स हैं। तो 6 मानदंड कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले किसको देखता है? प्रति व्यक्ति GDP, यानी कि पर कैपिटा GDP क्या है। प्रति व्यक्ति GDP नहीं, प्रति व्यक्ति यानी कि GDP हर व्यक्ति के हिस्से में कितनी आ रही है। तो प्रति व्यक्ति GDP को ये मापता है, सबसे पहला इसका जो मानदंड है। दूसरा सामाजिक समर्थन, यानी कि वहाँ पे जो समाज है तो सामाजिक समर्थन किस तरह का है, जैसे प्रगतिवाद को लेकर के, आधुनिक सोच को लेकर के, शिक्षा को लेकर के सामाजिक समर्थन कैसा है। अगर सकारात्मक है तो हैप्पीनेस बढ़ेगी, नकारात्मक है तो हैप्पीनेस घटेगी। फिर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को भी देखता है, क्योंकि अगर अच्छा खान पान, पोषण और स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और फिर व्यक्ति खुश भी महसूस करेगा। और एक है इसमें जिंदगी के लिए चयन के अधिकार की आज़ादी। जिंदगी के लिए चयन के अधिकार की आज़ादी, इसका क्या मतलब है? जैसे आप जानते हैं जो देश बहुत खुश होते हैं यानी खुशहाली सूचकांक में ऊपर होते हैं, वहाँ पे चयन के यानी कि अपनी ज़िंदगी के लिए जो चयन के अधिकार की आज़ादी होती है वो बहुत ही व्यापक होती है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में अभी भी बहुत सारे समूह को विवाह के चयन की आज़ादी नहीं है, यानी वो अपने हिसाब से विवाह नहीं कर सकता है। चयन उसको घर वालों के हिसाब से करना होता है, जाति को देख करके करना होता है। अगर वो उस चयन के खिलाफ जाता है तो आप देखते हैं कई बार खाप पंचायतें बहुत ही गलत आदेश सुनाती हैं, हत्या तक हो जाती हैं। चयन के अधिकार की आज़ादी में एक महिला को अपने कैरियर चयन की बात भी आ सकती है, संपत्ति का खरीदने की आज़ादी भी आ सकती है। तो ज़िंदगी के लिए चयन के अधिकार की आज़ादी क्या है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है और उसको चयन के अधिकार की आज़ादी होनी चाहिए। तमाम देशों में बहुत बेहतर है और तमाम देशों में नहीं है। तो यदि हमें चयन के अधिकार की आज़ादी होगी तो हम ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। जैसे हर व्यक्ति को अपना कैरियर, अपना जीवन साथी, अपना जीवन स्तर, अपने जीवन को चलाने का तरीका, इसके चयन की आज़ादी होती है। जैसे भारत में हम सबको बहुत सारी आज़ादी नहीं है, जैसे जाति के चयन की आज़ादी नहीं है। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम उसी जाति के हो जाते हैं। हम जाति से बाहर विवाह करने के चयन के मामले में भी बहुत सीमित अप्रोच रखते हैं। हालांकि धीरे धीरे खुलापन आएगा या आ रहा है। इसके साथ साथ कोई महिला अपने करियर के चयन को लेकर के, जैसे महिलाओं के लिए है कि उनके लिए कुछ खास जैसे पिंक कॉलर जॉब ही बढ़िया हैं, जैसे शिक्षक की जॉब, बैंक में कार्य करना, नर्स का काम करना। अन्य जॉब में उनके चयन की आज़ादी जो है वो कम है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है। तो चयन के अधिकार की आज़ादी कितनी है किसी देश में, ये भी खुशहाली को मापने का एक मापदंड है। इसके बाद उदारता, यानी उस देश में उदारता कितनी। उदारता का मतलब कि धर्म को लेकर के, आपसी जो विविधता है उसको लेकर के। जैसे अगर हम अन्य धर्म के बारे में उदार हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे धार्मिक टकराव कम होंगे और खुशहाली ज़्यादा होगी। हम अन्य संस्कृतियों, खान पान, पहनावे को लेकर के उदार हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत लोग विभिन्न आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे पहनावे का विरोध करने लगते हैं, उस भाषा का विरोध करने लगते हैं, उस खान पान का विरोध करने लगते हैं, किसी जाति का विरोध करने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रजाति का भी विरोध करने लगते हैं। तो उदारता एक अवधारणा है। और फिर उस देश में भ्रष्टाचार की अवधारणा क्या है। तो ये 6 मापदंड हैं। यानी WHR कौन जारी करता है ये ध्यान रखना है, SDSN जारी करता है। प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। और WHR किन मानदंडों पर जारी होता है? 6 मानदंड। प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जिंदगी के लिए चयन के अधिकार की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की अवधारणा। तो ये आज का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अवधारणात्मक समझ ही आपको लंबी यात्रा तय करा सकती है। चिटपुटिया ज्ञान आपको बहुत दूर नहीं ले जाता है। तो इसको आप पढ़ेंगे और अगर कोई प्रश्न बने इससे तो आप करेंगे, और फिर इससे जुड़े हुए प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए उनको आप देखिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आप पढ़िए, समझिए और मनन करिए।